पिछली वीडियो में बताया था कि हम कार्यपालिका पढ़ रहे थे, जिसमें हमने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिया था। और आज हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री, इसलिए हम आज इसको कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से राष्ट्रपति की शक्तियों का उपयोग, लगभग सारी शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री वास्तविक रूप में करता है। तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, मेरी वीडियो बहुत दिनों से मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से। तो आगे से मैं कोशिश करूँगी ऐसा ना हो, तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिए, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सारा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी, चाहे वो पॉलिटी हो या ज्योग्राफी हो। मेरी भी खुद पढ़ाई का लॉस हो जाता है इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से। सो कंटिन्यू करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, यानी कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत दो लीड रखा गया है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में। देखिए, इसको इस तरीके से समझते हैं तो हमारे लिए सब पढ़ना और याद करना दोनों आसान हो जाएगा। देखिए, क्या है, हमारे भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री के बारे में कुछ खास उल्लेख नहीं किया गया है, उसकी नियुक्ति के बारे में, उसके पद के बारे में। तो हम इस माध्यम से इनडायरेक्टली बहुत कुछ कहा गया है, तो इस माध्यम से हम पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री की क्या भूमिका हमारी संसदीय व्यवस्था में है। देखिए, जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, यानी कि केंद्र में जो सरकार होती है वो सर्वोपरि मानी गई है वास्तविक रूप में। ठीक है, इसमें दो लीड को रखा गया है, एक होता है आपका राष्ट्रपति और एक होता है आपका प्रधानमंत्री। शायद आपको याद हो, जब मैंने आपको राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति को बेसिकली हमारे यहाँ नाम मात्र की कार्यपालिका कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्टली काम राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं, या बोल सकते हैं एक रबड़ की मोहर है जो राष्ट्रपति को कहा जाता है। ठीक है, वास्तविक शक्तियाँ तो बेसिकली प्रधानमंत्री के पास ही होती हैं। देखिए, इसको बोलते हैं नाम मात्र की कार्यपालिका। प्रधानमंत्री होता है आपकी वास्तविक कार्यपालिका। देखिए, वैसे तो हमारे भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को सर्वोपरि माना गया है, तो आज हम वही उसी बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से राष्ट्रपति की लगभग सारी शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री वास्तविक रूप में करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए, प्रधानमंत्री जो होता है वो हमारा वास्तविक हेड होता है हमारे देश का। उसी के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं या क्या बोलते सरकार का जो मूल्यांकन किया जाता है उनके कार्यों का, मंत्रिपरिषद के कार्यों का, वो बेसिकली प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले थोड़े से आर्टिकल्स के बारे में पढ़ लेते हैं तो हमारे लिए याद करना आसान हो जाएगा। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल 74। अगर आप मेरी तरह थ्योरी याद करते हुए याद करेंगे या उसको समझते हुए चलेंगे तो आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा और बहुत लंबे समय तक आप उसको अपने दिमाग में रख सकेंगे। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75। देखिए, इसको इस तरीके से समझते हैं कि जो हमारा आर्टिकल 74 है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो संसदीय व्यवस्था है उसके अंतर्गत जो मतलब सरकार जो आती है, उसमें बहुमत हासिल करती है, उसमें बेसिकली मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, चाहे वो स्टेट हो या केंद्र लेवल पे हो या जो भी हो। तो सबसे पहले क्या होता है कि मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है और उस मंत्रिपरिषद के माध्यम से हमारी जनता के जो कार्य हैं वो संपादित किए जाते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की हेल्प करने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। ठीक है, मंत्रिपरिषद का गठन। उसके बाद आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं कि मंत्रिपरिषद का गठन तो हो गया, लेकिन उसको कोई लीड या हेड तो बनाया जाएगा ना। तो उसके बाद आर्टिकल 75 कहता है कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। की नियुक्ति और प्रधानमंत्री की ही सलाह
द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए क्या होता है कि मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। जो मंत्रियों का गठन किया जाता है वो बेसिकली प्रधानमंत्री की ही सलाह पर राष्ट्रपति करता है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए इसमें इम्पोर्टेंट, हालांकि कुछ ज़्यादा विस्तार से तो है नहीं, इसमें छोटा सा टॉपिक है, लेकिन हम छोटे छोटे वर्ड्स को भी कवर करते हुए चलेंगे। देखिए क्या होता है कि यहाँ मैं आपसे बोल रही हूँ कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये ध्यान देने बात योग्य है कि यहाँ निर्वाचन शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि निर्वाचन और नियुक्ति दोनों बहुत अलग अलग शब्द हैं। जब प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो उसकी बेसिकली नियुक्ति की जाती है, ना कि निर्वाचन। अब यहाँ पे ये भी समझ लीजिए कि एक्चुअल में नियुक्ति होती कैसे है। देखिए पहले आपको मैं निर्वाचन के बारे में बता दूं तो सही होगा। देखिए निर्वाचन होता है जैसा कि हमारे भारत देश की जनता बहुत सारे लोगों में से अपना प्रतिनिधि चुनती है, उसको कहते हैं हम निर्वाचन। क्लियर है यहाँ तक? और जब वो निर्वाचित सदस्य आके एक व्यक्ति को अपना लीड चुनते हैं वो कहलाती है नियुक्ति। तो यहाँ प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है और जो मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है उसके अंतर्गत जो मंत्री स्थान लेते हैं वो बेसिकली निर्वाचित होके मंत्रिपरिषद में स्थान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए या उसके पद को ग्रहण करने के लिए कौन कौन सी आवश्यकताएं आवश्यक हैं। देखिए क्या होता है, प्रधानमंत्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली बात है कि हमारा जो प्रधानमंत्री होता है ये आवश्यक नहीं है कि वो केवल लोकसभा से ही चुन के आए, वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से आ सकता है। इसलिए आवश्यक है कि आप उसके बारे में थोड़ा सा जान लें। देखिए हमारी लोकसभा की जो न्यूनतम आयु मानी गई है वो बेसिकली 25 वर्ष मानी गई है, और जो राज्यसभा की न्यूनतम आयु मानी गई है, रखी गई है, वो 30 वर्ष मानी गई है। क्लियर है यहाँ तक? तो क्वेश्चन यहीं पे बनता है कि पहले तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है अगर ये क्वेश्चन आता है, हालांकि यही क्वेश्चन बनता है, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं, हो सकता है क्वेश्चन घुमा के आ जाए, बट क्वेश्चन यही होगा। तो आपको कहना है 25 वर्ष। ठीक है, लेकिन देखिए हाई लिमिट तो दी नहीं गई है हमारे भारतीय संविधान में, तो न्यूनतम आयु अक्सर पूछे जाते हैं। और एक बात और ध्यान दीजिए कि हो सकता है कि वो आपसे क्वेश्चन को घुमा के इस तरीके से पूछे कि जब प्रधानमंत्री लोकसभा से चुना जाता है तो न्यूनतम आयु क्या है, और जब राज्यसभा से चुना जाता है तो न्यूनतम आयु क्या है। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब ये भी जान लीजिए कौन कौन से प्रधानमंत्री जो थे वो लोकसभा से थे और कौन से राज्यसभा से। देखिए आप जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो हमारे अभी वर्तमान प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जो हैं वो बेसिकली लोकसभा से चुन के आए हैं। इससे पहले जो आपके इंदिरा गांधी थे, मनमोहन सिंह थी, वो बेसिकली राज्यसभा से निर्वाचित उनकी नियुक्ति की गई थी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्ते। वेतन और भत्ते बेसिकली जो प्रधानमंत्री के होते हैं वो कुछ स्पेशल नहीं होते हैं। जो वेतन आपके सांसद को मिलता है वही वेतन हमारे प्रधानमंत्री को भी प्रदान किया जाता है, लेकिन जो भत्ते होते हैं उनमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट कभी कभी प्रधानमंत्री के लिए किया जाता है। ठीक है, और एक बात और बता दूं कि जो प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते होते हैं वो बेसिकली संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, या यूँ कह सकते हैं हम कि सांसद अपना ही वेतन खुद ही निर्धारित कर लेते हैं। ठीक है, कार्यकाल। प्रधानमंत्री का बेसिकली कार्यकाल 5 वर्षों का होता है जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन हमारे देश में
प्रधान और देशों की कंपैरेटिवली प्रधानमंत्री की कोई लिमिट नहीं की गई है कि प्रधानमंत्री केवल इतने वर्षों तक रह सकता है। अगर प्रधानमंत्री बहुमत हासिल करता है तो वो कितने भी वर्ष हमारे देश में प्रधानमंत्री बने रह सकता है। इसकी कोई लिमिट निर्धारित अभी तक नहीं की गई है और बेसिकली उसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ठीक है, इसके बाद आता है प्रधानमंत्री की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यानी कि शक्तियों के बारे में हम पढ़ लेते हैं, जो कि बहुत आवश्यक है और प्रधानमंत्री के टॉपिक से सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है जिससे क्वेश्चन फंसते हैं। ठीक है, शक्तियाँ देखिए, प्रधानमंत्री की हालांकि शक्तियाँ बोलते हैं कि शक्तियाँ क्या है। प्रधानमंत्री हमारे देश का वास्तविक हेड होता है, तो जितनी भी योजनाएं हैं या जितने भी कार्य किए जाते हैं बेसिकली बिना प्रधानमंत्री की अनुमति के तो नहीं किए जा सकते हैं। तो हमारे लिए ये कहना थोड़ा सा गलत होगा कि प्रधानमंत्री को कौन कौन सी शक्तियाँ प्रदान की गई, क्योंकि लगभग सारी शक्तियाँ हमारे प्रधानमंत्री को प्रदान की गई हैं। तो हम उसको टॉपिक वाइज डिवाइड करके पढ़ेंगे तो हमारे लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि मंत्री परिषद के संबंध में ठीक है, सेकंड आता है राष्ट्रपति के संबंध में और थर्ड आता है आपका संसद के संबंध में। फोर्थ है अन्य शक्ति। क्लियर है? अब देखिए मंत्री परिषद के संबंध में क्या होता है उसको हम थोड़ा सा ब्रैकेट बना के पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें पहला आपका होता है जो मंत्री परिषद, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मंत्री परिषद के कार्य मतलब गठन किया जाता है वो बेसिकली प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति करता है। बिना राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को नियुक्त नहीं कर सकता है। ठीक है, तो देखिए पॉइंट वाइज हम पढ़ लेते हैं समझ के, ताकि हमें लंबे समय तक वो याद रह सके। सबसे पहले तो बता दूं प्रधानमंत्री की सलाह पर और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है। इसके अलावा सेकंड आता है कि जो मंत्रिपरिषद के गठन के बाद जो बोलते हैं जो वो दिए जाते हैं मंत्रालय सौंपे जाते हैं वो भी बेसिकली प्रधानमंत्री के ही माध्यम से दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री जिसको चाहे वो मंत्रालय सौंप सकता है। ठीक है, सेकंड आता है आपका राष्ट्रपति के बारे में। देखिए राष्ट्रपति के संबंध में क्या कहें, जितनी भी शक्तियां लगभग होती है प्रधानमंत्री खुद ही यूज करता है कि राष्ट्रपति को तो केवल रबड़ की मोहर की तौर पर यूज किया जाता है। तो सबसे पहले तो इसमें देख लीजिए कि प्रधानमंत्री जो कार्य करता है यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो रिलेशंस हमारे होते हैं दूसरे देशों के साथ और जो हम डील्स करते हैं वो बेसिकली प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के ही नाम पर करता है। लेकिन ये भी संविधान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री के लिए आवश्यक है कि वो जो डील करता है राष्ट्रपति के नाम पर वो उस बारे में राष्ट्रपति को बताना है प्रधानमंत्री के लिए अनिवार्य किया गया है। ठीक है, तो डील करना। सेकंड आता है कौन से मंत्री को हटाया जाना है, कौन से को त्याग पत्र दिया है, किसको बर्खास्त करना है, इसकी सलाह भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देता है, जिसके माध्यम से राष्ट्रपति उस मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। ठीक है, थर्ड आता है आपका संसद के संबंध में। देखिए
देखिए, संसद के संबंध में हम बोल सकते हैं कि जो मंत्रिपरिषद का गठन जब प्रधानमंत्री के माध्यम से किया जाता है, तो जो अध्यक्षता होती है, जब लोकसभा का जब मंत्रिपरिषद की बैठक होती है, तो वो उसकी अध्यक्षता बेसिकली प्रधानमंत्री ही करता है, यानी कि बोल सकते हैं अध्यक्षता करता है। तो सेकेंड आता है इसमें कि जब भी लोकसभा को भंग किया जाना है तो इसकी सलाह भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देता है, जिसके माध्यम से लोकसभा को भंग किया जाता है। तो हम अगर मोटे तौर पर कहें तो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के हाथों में ओवरऑल शक्तियां हैं। वह चाहे तो उसको शुरुआत कर सकता है, चाहे तो किसी भी कार्य को खत्म कर सकता है। इसके अलावा फोर्थ आता है आपका अन्य शक्तियां। देखिए, अन्य शक्तियों में उनको शामिल किया गया है जिसके अंतर्गत जिस संसद, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति से हटा के जो शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो योजनाएं चलाई जाती है, जैसे नीति आयोग है, अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, अंतर्राज्यीय परिषद जो है, इनकी अध्यक्षता भी बेसिकली प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाती है। ठीक है, ये तो थी आपकी प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और उनसे रिलेटेड कुछ बातें। नेक्स्ट वीडियो में हम मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे, तो इससे रिलेटेड कुछ और जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे ऐसा नहीं होगा कि मैं गैप करूं, मैं कोशिश करूं, बिकॉज मैं एक हाउस वाइफ हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा मेंटेन करना मुश्किल होता है, बट मैं कोशिश करूँ कि आपको निराश ना करूँ। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन